हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीओसी थर्ड यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी थर्ड यूनिट। सेकंड हमने कंप्लीट कर चुके थे सारा कुछ। इसमें एक दो हमारे टॉपिक छूट चुके हैं लेकिन वो खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। हम पहले इंपॉर्टेंट को कवर कर रहे हैं। तो एक दो टॉपिक जैसे कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरेज और ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ बाइफिनाइल, ये दो टॉपिक छूट गए थे। इनको हम कभी बाद में कवर करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट में, जो पहला टॉपिक है वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उनका नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इसको हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और मेरा नाम है सहरुद्दीन खान, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो टॉपिक में जो था ये मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लिख रखा है डिस्कस विद एग्जाम्पल द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या। जैसे कि नेम में आ रहा है हेटेरो प्लस साइक्लिक। पहले देखिए साइक्लिक का समझिए। साइक्लिक यानी कि कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें साइकिल हो। साइकिल बोले तो रिंग। जैसे कि सपोज ये हमारा कार्बन कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारी चैन। ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पीओसी फर्स्ट, उसमें तो ये हमारी चैन है। अगर देखिए लास्ट कार्बन को हम शुरू के कार्बन से जोड़ दें, ये लाइक इस तरीके से अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारी एक साइकिल बना लेंगे। तो वही है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर साइकिल प्रेजेंट हो। इतना समझ आया। दूसरा है हेटेरो। हेटेरो को कहने का मतलब है कि हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। हेटेरो एटम। अब ये हेटेरो एटम क्या होते हैं? एक ऐसे एटम जो कि कार्बन के अलावा जो भी अदर एटम होते हैं, कार्बन के अलावा जो अदर एटम है लाइक जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सभी हमारे हेटेरो एटम कहलाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि साइक्लिक हो यानी कि जिसके अंदर रिंग हो और साथ के साथ उसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, वही हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। एक होते हैं हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक यानी कि होमो का मतलब होता है सेम, जिसमें केवल कार्बन कार्बन ही पाए जाते हैं। जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे केवल कार्बन कार्बन, ये चारों कार्बन मिलकर के हमारी एक चैन बना ले रहे हैं। तो ये हमारे होमोसाइक्लिक हैं। लेकिन जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन साथ के साथ इधर कार्बन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है। आप देखोगे यहाँ पे एक ऐसा एटम आ गया जो कि हेटेरो एटम है। तो अब ये हो गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये आपको समझ आ गया होगा। वही देखिए लिख रखा है, ये हेटेरोसाइक्लिक दोनों मैंने समझा रखे हैं। ये एटम अदर देन कार्बन इज कॉल्ड हेटेरो एटम। एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, etc। बात करते हैं डेफिनेशन, सिंपल सी लिखी हुई है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर दो साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर हेटेरो एटम इन देयर रिंग। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये साइकिल में भी हैं और यहाँ पे हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है। तो क्या हुआ ये हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे ये पाइरोल है वैसे इसका नाम। तो यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन भी है। तो हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो ये क्या हुए हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही फ्यूरान में ऑक्सीजन है, थियोफीन में सल्फर एज ए हेटेरो एटम है, पायरिडिन में नाइट्रोजन है। तो ये जो है ना सारे हमारे क्या हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी बॉडी में। बात करें, आपने डीएनए तो सुना ही होगा, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। बोले तो साइटोसिन है और गुआनिन है, एडेनिन है और थायामीन है, थायामीन। तो ये जो सारे होते हैं ये भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। बोले तो इनकी आप स्ट्रक्चर देखोगे ना कहीं नाइट्रोजन होगा, सल्फर, फॉस्फोरस, इसमें कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड के बनाने में। तो यहाँ भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का काफ़ी बड़ा रोल है। इसके अलावा वाइटामिन्स जो होती हैं उनके स्ट्रक्चर में भी यही हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग है वो प्रेजेंट होती है। कुछ हमारी मेडिसिन्स हैं जैसे कि कैफीन है, उसके स्ट्रक्चर में भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। एसाइक्लोविर जो कि हमारी एंटीवायरल होती है। डायज़ेपाम सेडेटिव होती है जो कि सैडेशन कॉज करती है, वहाँ भी उसके स्ट्रक्चर में ये रिंग होती है। इसके अलावा है क्लोपिडोग्रेल
क्योंकि एंटीप्लेटलेट होती है। तो ये जो सारी ड्रग हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेटेरोसाइक्लिक होती है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसी वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए इसको ना हम दो बेस पे क्लासीफाई करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहले बात करते हैं एरोमेटिसिटी के ऊपर। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक। तो आपने पता ही होगा, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स रूल आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। यानी कि वो जो है हमारे कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, साथ के साथ उनमें जो है 4n+2π इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें रेजोनेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेंस कहने का मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सारे कंपाउंड होते हैं वो हमारे एरोमेटिक होते हैं। तो उसी के बेस पर देखिए हमारा सबसे पहला एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि वो सारे कंपाउंड जो कि हकल्स रूल को फॉलो नहीं करते, उनमें ना तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, ना ही रेजोनेंस होता है, ना ही वो मे बी वो साइक्लिक हो सकते हैं लेकिन उनमें सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो वही हमारे एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे, ये हमारा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये हमारा हेटेरो हो गया, हेटेरोसाइक्लिक। साथ के साथ ये एलिफैटिक क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पे रेजोनेंस नहीं है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये एक टाइप इसके हो गए, किसके? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। दूसरा है थायरीन है। तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह नहीं है, तो ये भी एलिफैटिक का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा है पिपेरिडीन, तो ये भी हमारा एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। अब देखिए दूसरा हमारा वो है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड हमारे हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। वो प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, और उनमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि फ्यूरान है, तो यहाँ पे आप देखोगे साइक्लिक है, ये तो आपको पता ही है, डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस है, जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में फिर लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो रेजोनेंस यानी कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं हेटेरो कंपाउंड, वो हमारे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जांपल फ्यूरान है, पाइरोल है, थियोफीन है एंड पाइरिडीन है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। और दूसरा था हमारा वो है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि उसमें कितने मेंबर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उसके बेस पर। यानी कि जैसे कि ये आप देखोगे कार्बन नाइट्रोजन, ये यहाँ पे 3 मेंबर है, 1 2 3, तो वो हमारे क्या हो गए? 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। वहीं पे अगर ये इस तरीके से होता कार्बन नाइट्रोजन, ये हमारे 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही 5 का, जैसे कि कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये क्या है? ये हमारे 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि उनके अंदर कितने एटम हैं, कितने मेंबर हैं, उसके बेस पर ही क्लासीफाई करते हैं। तो ये देखो तो ये हमारे 4-5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर 4 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, लास्ट में है कंडेंस्ड और फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। तो अगर हम देखें सिलेबस में देखें ना, तो हमारे 3 ही दे रखे हैं, या बोले तो 3 ही सारे कंपाउंड हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। बाकी इनको भी आप खुद लिख सकते हैं। देखने वाले हम 5 मेंबर्ड को, 6 मेंबर्ड को और कंडेंस्ड और फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहला है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड कहने का मतलब है कि जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर 5 मेंबर हों, 5 एटम हों, वो हमारे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, समझिए कैसे? 5 मेंबर्ड विद 1 हेटेरो एटम, यानी कि ऐसे 5 मेंबर्ड कंपाउंड जिनमें केवल एक ही हेटेरो एटम हो। जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, सल्फर यहाँ पर एक ही है, तो ये हमारे हेटेरो एटम हैं। अगर एक ही हेटेरो एटम हो तो वो हमारे
इस कैटेगरी में आएंगे 5 मेंबर्ड विद 1 हेटेरो एटम। दूसरा है देखिए 5 मेंबर्ड विद मोर देन 1 हेटेरो एटम। अगर एक से ज़्यादा हेटेरो एटम हो, जैसे कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो एक से ज़्यादा हेटेरो एटम है, लेकिन ये है तो 5 मेंबर्ड, तो इस तरीके से यहाँ भी 2 कैटेगरी हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 मेंबर्ड, बिल्कुल सेम ही इसी तरह से कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर 6 मेंबर होते हैं वो हमारे 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके भी 2 कैटेगरी हैं, 6 मेंबर्ड विद 1 हेटेरो एटम। अगर एक ही हेटेरो एटम हो तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, जैसे केवल यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे केवल पिपेरिडीन है, ठीक है, आप यहाँ भी मतलब नाइट्रोजन है। और दूसरे है 6 मेंबर विद मोर देन 1 हेटेरो एटम। अगर एक से ज़्यादा हेटेरो एटम हो, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन एक से ज़्यादा हो गए, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, तो ये जो है हमारे 6 मेंबर्ड विद मोर देन 1 हेटेरो एटम इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसी तरीके से आप अदर्स की भी बना के लिख सकते हो, जैसे कि 3 मेंबर वाले जिसके अंदर 3 मेंबर हों, उसमें भी 3 मेंबर फिर विद 1 हेटेरो एटम, या 3 मेंबर विद मोर देन 1 हेटेरो एटम। इस तरीके से कैटेगरी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वो है हमारा कंडेंस्ड और फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि देखिए नाम में आ रहा है यहाँ पे फ्यूज्ड, फ्यूज्ड होने का मतलब है कि 2 चीज़ों को मिला देना। जैसे कि सपोज ये हमारी एक रिंग, जैसे मैं वैसे बता रहा हूँ, और यहाँ पे दूसरी रिंग से भी यहाँ पे ये फ्यूज़ हुई पड़ी है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, फ्यूज्ड रिंग कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे, जैसे कि हमारी क्यूनोलिन है, यहाँ पे एक तरफ बेंजीन रिंग है और ये जो है दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरी रिंग के साथ भी फ्यूज़ है, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम इनको बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है पार्शियली या कम्प्लीटली हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। पार्शियली कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ आप देखोगे तो ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं है इस तरफ से, लेकिन इस तरफ से हेटेरोसाइक्लिक है, तो ये हमारी पार्शियली हेटेरोसाइक्लिक हुई। अगर यहाँ भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है दोनों रिंगों में तो वो कम्प्लीटली हेटेरोसाइक्लिक होती, लेकिन हाँ ये फिर भी हेटेरोसाइक्लिक है। और इसी तरीके से यहाँ देखोगे 2 रिंग फ्यूज़ हुई पड़ी हैं और हेटेरो एटम प्रेजेंट है, ये हमारी क्या कहलाएंगे, कंडेंस्ड और फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये क्लासिफिकेशन दोनों तरीके का आपको समझ आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। अब देखिए जो नेक्स्ट जो इसमें है वो है हमारा नोमेनक्लेचर। आप देखोगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो देखिए जो नोमेनक्लेचर है ना, उसके 3 मेथड हैं, बहुत ही आसान है। देखिए पहला है कॉमन नेम, अभी मैं आपको समझाऊंगा, जिसको हम ट्राइवल्स नोमेनक्लेचर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड या रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर मेथड। और तीसरा है वो है हेंटेज बिडमैन, जिसको हम आईयूपैक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम बहुत ही आसान है, जो कि जैसे ही कोई सपोज ये हमारा पायरोल है, ठीक है, पायरोल हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो जब ये हमारे खोज हुई उसकी, यानी कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर तो नहीं, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कैसा इसका अपीयरेंस है, तो उसके बेस पे ना कुछ कॉमन नेम दे दिए जाते हैं। जैसे कि सपोज कोई बच्चा पैदा होता है घर में, तो उसका वैलिड नेम रखने से पहले उसको पहले से ही कुछ ना कुछ बुलाने लगते हैं, सोनू मोनू वगैरह, तो वो जो नेम होते हैं वो कॉमन नेम होते हैं, जिनको हम ऐसे ही बुला लेते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारी खोज हुई, तुरंत के तुरंत हम इनको कुछ अलग अलग नेम से बुलाने लगे, वही हमारे पायरोल उसी का कॉमन नेम है। तो एग्जांपल जैसे कि फ्यूरान है, अगर अभी आप इनका अगर आईयूपैक से नोमेनक्लेचर देखोगे तो इनका दूसरा नाम होगा, जो कि एकदम वैलिड और सही नेम है। लेकिन ये जो फ्यूरान, थियोफिन, पायरोल जो है, ये इसके कॉमन नेम है, जैसे ही ये ओरिजिनेट हुए तब इनको दे दिए गए थे। बहुत ही आसान है, समझ आ गया होगा। दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी, आप पहले 3 चीज़ें याद रखिए, 3-4, कि जहाँ भी नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट, नाइट्रोजन हेटेरो एटम, उसमें जो है एज अ प्रीफिक्स का हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन के लिए एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, एंड सल्फर के लिए थाया। ये हमारे प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स बोले तो जो वर्ड के स्टार्टिंग में जोड़ते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। तो रिप्लेसमेंट मेथड में क्या है कि जो भी ऑलरेडी पहले से रिंग प्रेजेंट है, उसी की रिंग के नेम के आगे इन्हीं के बेस पे कि कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, वहाँ पे हम प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3, अगर देखिए सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होती, यानी कि यहाँ पे कार्बन ही होता, तो क्या था ये 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन थे, तो क्या बोलेंगे इसको, और साइकिल है ये, साइक्लोप्रोपेन,
ये हमारी साइक्लोप्रोपेन थी, लेकिन यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के लिए हमने प्रीफिक्स का यूज़ करा एजा, तो ये बन गई एजा साइक्लोप्रोपेन। आसान है। इसी तरीके से सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन ही होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं 1 2 3 4 यानी कि साइक्लोब्यूटेन बोलते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा सफिक्स का यूज़ कर दिया, तो क्या बन गया ये ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। तो ये जो है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड होता है कि इसमें कुछ नहीं है, हम जो ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट जो हमारी कार्बोसाइकिल होती है उसी के नेम के आगे हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना वो है हमारा हेंटेस बिडमैन नोमेनक्लेचर, जिसको हम IUPAC या IUPAC मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए जो हमारा नोमेनक्लेचर का मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर अब यही यूज़ किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये जो है ना देखिए 3 चीज़ों पे बेस्ड है, आपको अब समझोगे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए पहला है टाइप ऑफ हेटेरोएटम, कि उसमें कौन सा हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, पहले हम ये चेक करते हैं। दूसरा उसका रिंग साइज बोले तो वही कि कितने मेंबर हैं उसमें, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, वो चेक करते हैं सेकंड पे। थर्ड पे नेचर ऑफ रिंग, नेचर कहने का मतलब है कि वो सैचुरेटेड है बोले तो उसमें सिंगल बॉन्ड है केवल, या फिर वो अनसैचुरेटेड है यानी कि उसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसका नेचर क्या है। तो ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं, देन जो है हम नोमेनक्लेचर करते हैं। और आपने देखे यहाँ पे 3 पॉइंट और याद रखने हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है स्टेम, एक होता है सफिक्स। तो आप ऐसे समझिए जैसे कि मेरा नेम है, मैं अपने नेम से समझाता हूँ, जैसे कि सहरुद्दीन खान। तो यहाँ पे मैं 3 वर्डों में तोड़ रहा हूँ, जैसे कि शहरों को मैं अलग कर देता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेरा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स बोले तो जो स्टार्टिंग में जोड़ता है, और दीन ये हमारा बोल देंगे इसको स्टेम, यानी कि जो बीच का पार्ट है स्टेम, और ये है खान जो मेरा सफिक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी तरीके से नोमेनक्लेचर होता है कोई भी कंपाउंड का, उसके 3 चीज़ें मिलके प्रीफिक्स स्टेम सफिक्स मिलकर के उसका नेम देते हैं। तो देखिए समझिए क्या है, जो प्रीफिक्स जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें कौन सा हेटेरोएटम है। जैसे कि अगर उसमें नाइट्रोजन हुआ तो वहाँ पे एजा प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन हुआ ऑक्सा प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, सल्फर हुआ थाया का यूज़ करेंगे, फॉस्फोरस हुआ फॉस्फा का यूज़ करेंगे। तो जो प्रीफिक्स होता है वो सबसे पहले हमें ये बताएगा कि उसमें कौन सा हेटेरोएटम है, समझ गए। दूसरा है देखिए वो है हमारा स्टेम। स्टेम बोले तो वही बीच वाला पार्ट। तो स्टेम ये इंडिकेट करता है कि उसका रिंग का साइज़ क्या है, उसमें कितने एटम प्रेजेंट है, कितने मेंबर हैं। अगर उसमें देखिए 3 मेंबर हैं बोले तो 3 मेंबर वाली वो रिंग है, जैसे कि इस तरीके से है, तो वहाँ पे जो स्टेम का जो यूज़ होगा, स्टेम वो IR होगा, जिसको हम बोलेंगे। अगर 4 मेंबर हैं ET 8 बोल सकते हैं, 5 होगा तो ऑल, 6 के लिए इन, 7 के लिए ऐप, और 8 के लिए ऑक, 9 के लिए ऑन, एंड 10 के लिए एग। तो ये देखिए आपने याद करने होंगे बिल्कुल। IUPAC जो नोमेनक्लेचर हम नॉर्मल वाला करते हैं उसमें जैसे याद किए थे एथ मैथ प्रोब्यूट, ऐसे ही ये भी आपने याद करने पड़ेंगे। तो स्टेम क्या इंडिकेट कर रहा है, रिंग के साइज़ को। तीसरा देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग करने वाला होता है, ये आपने समझना पड़ेगा। तीसरा जो सफिक्स है, सफिक्स इंडिकेट करता है नेचर को, जो हमारा तीसरा पॉइंट था नेचर ऑफ रिंग। तो सफिक्स इंडिकेट करता है नेचर को कि वो सैचुरेटेड होगी या अनसैचुरेटेड होगी रिंग, उसमें डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो देखिए ये जो है 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड रिंग का साइज़। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो चार्ट बन रहा है ना, देखिए ये आपने याद करना होगा। इसको मैं पहले आपको अभी समझा देता हूँ, बाकी आप जब एग्जाम्पल समझेंगे ना कि कैसे नोमेनक्लेचर किया है तब आपको बेटर समझ में आएगा। अभी केवल आप समझते जाइए थोड़ा। यहाँ पे देखिए रिंग साइज़ है कि कितने एटम प्रेजेंट है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने हैं। तो ये स्टेम है जो कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा था कि 3 के लिए हम इर का यूज़ करेंगे, 4 के लिए एट का, 5 के लिए ऑल का, तो ये है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सफिक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा था कि सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। इसमें भी दो कंडीशन आती हैं कि वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नाइट्रोजन एब्सेंट है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तब 2 केस होंगे, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तब भी 2 केस होंगे कि वहाँ पे अनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। तो देखिए समझिए, जैसे कि हमारा 3 मेंबर वाला कोई हमारा कंपाउंड है, तो सबसे पहले हम उसको इर
इर जो है स्टेम देंगे, यानी कि बीच वाला पार्ट देंगे। अगर वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे अनसैचुरेटेड भी है वो, यानी कि डबल बॉन्ड भी है, तब जो है EINE जो कि रेड पेन से आपको नज़र आ रहा है वो सफिक्स यहाँ पे जुड़ जाएगा। और अगर वो सैचुरेटेड है बोले तो हमें केवल सिंगल ही बॉन्ड है, तब IDINE इडीन ये सफिक्स वहाँ पे जुड़ जाएगा। ये कंडीशन है तब जब N प्रेजेंट हो, बोले तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहीं अनसैचुरेटेड के लिए ENE ये सफिक्स यूज होगा, सैचुरेटेड के लिए ANE ये सफिक्स यूज होगा। तो ये पूरा झंझट है, आपने समझना होगा, पूरा याद भी करना होगा, तभी आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसको समझने का थोड़ा ये तरीका है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और वो अनसैचुरेटेड भी हो तो ज़्यादातर यहाँ पे INE जुड़ता है या फिर E जुड़ता है। इन ये जो है मतलब ये जुड़ते हैं सफिक्स। अगर वहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो और वो सैचुरेटेड हो यानी कि सिंगल बॉन्ड हो तो ज़्यादातर एडीन जुड़ता है। एडीन जो हमारा स्टेम होता है उसमें हम एडीन जोड़ देते हैं। अगर बात करें जहाँ पे नाइट्रोजन एब्सेंट हो तो वहाँ पे अगर अनसैचुरेटेड हो तो ज़्यादातर ENE या फिर इन जुड़ता है, इन या इन। और अगर वहाँ पे सैचुरेटेड हो तो वहाँ पे जो सफिक्स जुड़ता है वो एन जुड़ता है सभी में, एन। तो ये देखिए आपने समझना होगा और याद करना होगा। तो ऐसे ही है, अगर वहाँ पे 4 मेंबर हों तो स्टेम ईट होगा, ET। और अगर N प्रेजेंट और अनसैचुरेटेड है तो E यहाँ पे एज ए सफिक्स जुड़ जाएगा, E केवल। अगर सैचुरेटेड होगा तो एडीन जुड़ जाएगा। और अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है और अनसैचुरेटेड है तो केवल E जुड़ेगा। और अगर सैचुरेटेड है तो ANE एन जुड़ जाएगा। तो ये सारी पूरी टेबल आपने समझनी होगी। इस टेबल में आपको देखिए ये कुछ स्टार नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे एक स्टार है या इस पे डबल स्टार है, यहाँ पे 3 स्टार है। इसका मतलब क्या है, देखिए जहाँ भी सिंगल स्टार है यानी कि बोले तो 6, 7, 8, 9, 10 इतने मेंबर हों, साथ के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और वो सैचुरेटेड हो, तो वहाँ पे हम ना पर हाइड्रो इस प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं नेम के आगे, पर हाइड्रो। तो ये नोमेनक्लेचर के रूल हैं, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डबल स्टार वाला, इसका कहने का मतलब है कि 6 मेंबर्ड हो और नाइट्रोजन यहाँ पे एब्सेंट हो, 6 मेंबर्ड हो और वो अनसैचुरेटेड भी हो, तो वहाँ पे हम कोई भी सफिक्स का यूज़ नहीं करते, बोले तो जो स्टेम है वही यहाँ पे रहता है, ठीक है। और उसी में आगे है 3 स्टार वाला। 3 स्टार का मतलब है नो स्टेम, यानी कि अगर वही 6 मेंबर्ड हो और नाइट्रोजन एब्सेंट हो, साथ के साथ वो सैचुरेटेड हो, तो यहाँ पे हम कोई भी सफिक्स का यूज़ नहीं करते, बोले तो सॉरी कोई भी हम स्टेम का यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पे स्टेम थी, ये स्टेम का यूज़ नहीं करते, बल्कि जो हमारे यहाँ पे सफिक्स चले आ रहे थे एन केवल वही हम यूज़ करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा। उससे पहले 1-2 पॉइंट और है कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देंगे, जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हेटेरो एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इससे ही स्टार्ट करेंगे। दूसरा, इन द केस ऑफ कंटेनिंग मोर देन 1 हेटेरो एटम सो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विल बी मतलब इस तरीके से होगी। सपोज जैसे कि हमारे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कई हेटेरो एटम है, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे, किससे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसका ऑर्डर इस तरीके से, पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन है कि नहीं, पहले उससे प्रायोरिटी, फिर सल्फर को प्रायोरिटी देंगे, फिर नाइट्रोजन को, फिर फॉस्फोरस को। तो इस तरीके से कुछ इसके रूल्स थे। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल, तभी आपको बेटर समझ आएगा कि आखिर है क्या। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी है। पहले हम देखेंगे कि उसमें कौन सा हेटेरो एटम है, उसमें फिर रिंग का साइज़ देखेंगे, फिर उसका नेचर देखेंगे। तो जैसे कि हमारे सामने अगर आप देखोगे ये हमारी पायरोल है, उसका कॉमन नेम है पायरोल। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा हेटेरो एटम है। देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो प्रीफिक्स क्या यूज़ हुआ नाइट्रोजन के लिए, एजा जो अभी हमने पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन के लिए है एजा प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स हमने एजा लगा दिया। अब देखेंगे कि इसमें कितने मेंबर हैं, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, काउंटिंग हेटेरो एटम से स्टार्ट करेंगे। तो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर के लिए जो हमारा स्टेम है, स्टेम 5 मेंबर के लिए आप देखोगे 5 के लिए है ऑल, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एजा प्रीफिक्स हुआ और ऑल हमारा स्टेम हो गया। अब देखेंगे सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है। तो उसके लिए हम देखेंगे, देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 5 मेंबर्ड वाला था और
अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पे ई और जुड़ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ई, तो वही देखोगे एजा प्लस ऑल प्लस ए, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ए हट जाएगा, एजोल, AZOLE। इस तरीके से पूरा नामकरण इसका हो जाएगा, ये एजोल बन जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। दूसरा वर्ड देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सा, सबसे पहले ऑक्सा प्रीफिक्स हुआ। 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड के लिए हमारा स्टेम क्या है, वही 5 के लिए क्या है, ऑल। तो ऑल हमने यहाँ पे लिखा, और इसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये अनसैचुरेटेड है, या बोले तो नाइट्रोजन एब्सेंट है, और 5 मेंबर्ड है, और क्या है ये, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे भी ई ही जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हुआ, ऑक्सा, OLE मिला करके ऑक्सोल, तो ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए वो है हमारा थायोलेन है। तो ये कैसे बना, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा हेटेरो एटम है, तो सल्फ़र है। सल्फ़र के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं थाया, थाया हुआ। अब देखेंगे कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 के लिए वही ऑल का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सैचुरेटेड है, साथ के साथ नाइट्रोजन भी एब्सेंट है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो नाइट्रोजन एब्सेंट है और सैचुरेटेड है और 5 मेंबर्ड है, तो इसके लिए ANE ये सफिक्स जुड़ जाएगा, एन। तो यहाँ पे आप देखोगे थाया प्लस ऑल प्लस एन, तो यहाँ से ये कट जाएगा, जब इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, थायोलेन। तो इस तरीके से ये जो है इसका नेम हो गया। एक और आप समझ लीजिए, देखिए एजीन है, ये कैसे हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हेटेरो एटम देखेंगे क्या है, नाइट्रोजन, उसके लिए एजा आएगा। कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए 6 के लिए है इन, तो हमने यहाँ पे इन जोड़ दिया। और ये जो है देखिए अनसैचुरेटेड है प्लस नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और 6 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और अनसैचुरेटेड है, तो ई ही यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, एजा प्लस इन प्लस ए, तो इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो ए कट जाएगा बीच में से, एजीन हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट और एक को समझ लीजिए कि अगर हमारे एक से ज़्यादा हेटेरो एटम हों, जैसे कि यहाँ पे सल्फ़र भी है, नाइट्रोजन भी है, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्डर बताया था कि ऑक्सीजन को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, फिर सल्फ़र को मिलेगी, फिर नाइट्रोजन को, फिर फॉस्फोरस को। तो यहाँ पे सल्फ़र और नाइट्रोजन है, तो पहले प्रायोरिटी सल्फ़र को मिलेगी। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हेटेरो एटम है, 2। तो सबसे पहले सल्फ़र के लिए क्या यूज़ होता है, थाया प्रीफिक्स, ठीक है। फिर नाइट्रोजन के लिए एजा, और कितने मेंबर हैं, उसके लिए 5 के लिए हम ऑल स्टेम का यूज़ कर रहे थे। और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 5 मेंबर्ड है और अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए ई यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बोलोगे तो क्या बनाइए, थाया, एजा, ऑल और ई। तो यहाँ से ए कट जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, तो बना थाया एजोल, थाया एजोल। तो ये जो है इस तरीके से नेम इसका बन जाएगा। एक और इसका एग्जांपल समझ लीजिए, देखिए लास्ट है ये, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 2 हेटेरो एटम है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले ऑक्सीजन को मिलेगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, फिर नाइट्रोजन के लिए एजा। अभी 5 मेंबर्ड है तो ऑल, और नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और साथ के साथ 5 मेंबर्ड है और अनसैचुरेटेड है, तो वही ई यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बना, ऑक्सा, एजा, ऑल प्लस ई। तो ए और यहाँ से ए कर जाएगा, ऑक्साजोल, क्योंकि जब जोड़ते हैं ना 1 2 वर्ड हट जाते हैं बीच में से, तो ऑक्साजोल। इस तरीके से जो है पूरा हमारा इसका नेम बन जाता है। तो ये जो इसका नोमेनक्लेचर का मेथड है, आई होप दोनों आपको समझ आ गए होंगे। ये जो पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है डायरेक्टली, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।